मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेलम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने टीचिंग सब्जेक्ट है साइंस का जो गणित, इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो कल अपने गणित के अंदर जो टॉपिक किया था निदानात्मक परीक्षण, तो अपने अचीवमेंट टेस्ट कर रहे थे। अचीवमेंट टेस्ट अपने उपलब्धि परीक्षण के अंदर देखा था, उसके 2 भाग थे। तो ज्ञानोपयोग या ज्ञानोर्जन के आधार पर प्रकार उसको पढ़ लिए थे। फिर दूसरा था निदानिक परीक्षण या निदानात्मक परीक्षण। तो उसके बाद तीसरा है अपने पास उपचारात्मक शिक्षण। तो जो निदानिक परीक्षण अपने पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा था कि शिक्षक जब कक्षा में शिक्षण करवाता है तो कई बार कुछ बच्चे जो है वो शिक्षण कार्य में पिछड़ जाते हैं या पीछे रह जाते हैं। तो फिर शिक्षक उन बच्चों की जो पिछड़ेपन के कारण है उनके पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण करता है। ये अपने कह सकते हैं कि उसने जो शिक्षण करवाया है, जिस उद्देश्यों को सामने रख करके वो उद्देश्य जो है कितनी पूर्ण हुए हैं, इनका पता लगाने के लिए शिक्षण जो निदानात्मक परीक्षण करता है। अब निदानात्मक परीक्षण के अंदर उन कारणों को खोजा जाता है जिनके कारण बच्चे जो है पिछड़ गए, क्योंकि एक ही कक्षा के अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चे होते हैं। अलग अलग मानसिक स्तर के बच्चे हैं, उनके अंदर मानसिक विभिन्नता होने के कारण एक ही शिक्षक द्वारा एक ही शिक्षण बिंदु का अध्ययन करवाने पर भी सभी बच्चे जो है एक जैसा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो कुछ बच्चे जो है कई बार कक्षा के अंदर पिछड़ जाते हैं, किसी विषय विशेष के अंदर पिछड़ सकते हैं या सभी विषयों के अंदर भी पिछड़ सकते हैं। तो शिक्षक उनका जो कारण है पिछड़ेपन का, उसका पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण करते हैं। निदानात्मक परीक्षण करने के बाद बच्चों ने जो पिछड़ेपन के कारण है या बच्चों ने जो त्रुटियां की हैं, उन त्रुटियों के कारण का पता लगाने के बाद उन कमियों को या त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो शिक्षक के द्वारा बच्चों के अंदर जो त्रुटियां हैं या बच्चों ने जो त्रुटियां की हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो उसे हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। मतलब कक्षा के अंदर बच्चे जो त्रुटियां करते हैं ज्ञान प्राप्त करते समय या पिछड़ जाते हैं, उनका जो कारण है पिछड़ेपन का, उसका पता लगाने के लिए तो जो परीक्षण किया जाएगा वो निदानात्मक परीक्षण होगा। फिर उन कमियों को या उन त्रुटियों को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे, जिसे हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ हुआ कि बच्चों के अंदर जो बच्चों ने गणित का कार्य करते समय या किसी भी विषय का कार्य करते समय जो त्रुटियां की हैं या पिछड़ गए हैं किसी कारण से, उन कमियों को या उन त्रुटियों को या उन कारणों को दूर करने का जो प्रयास किया जाएगा वो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण जो है विषय के अनुसार अलग अलग हो सकता है या सामूहिक रूप से भी हो सकता है। अगर सभी विषयों के अंदर बच्चे जो है कुछ बच्चे पिछड़ गए हैं तो उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण सामूहिक रूप से भी हो सकता है। अगर किसी एक विषय के अंदर बच्चे पिछड़ गए हैं तो वो उपचारात्मक शिक्षण विषय विशेष के लिए भी हो सकता है। तो इसके अंदर अपने आपने एक तो इसका अर्थ परिभाषा बता देनी है मैंने कि अर्थ परिभाषा आपको मैंने बता दी, जो कि बच्चों के अंदर जो गणित के अंदर बच्चे जो त्रुटियां करते हैं या ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उनको दूर करने के लिए त्रुटियों को या उन कारणों को दूर करने के लिए जो प्रयास किए जाएंगे वो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अब उपचारात्मक शिक्षण जो है इसके उद्देश्य, दूसरा अपने उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य बताने हैं कि उपचारात्मक शिक्षण क्यों किया जाता है, मुख्य इसके उद्देश्य के हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण के 2 मुख्य उद्देश्य अपने देखते हैं। एक तो है गणितीय या गणित से संबंधित जो क्रियाओं के संबंध में की जाने वाली त्रुटिपूर्ण क्रियाओं की समाप्ति करना। मतलब गणित के अंदर जब बच्चे को कक्षा के अंदर गणित से संबंधित कार्य करवाया जाता है तो बच्चे जो उसके अंदर त्रुटियां करते हैं सवाल हल करते समय, उन त्रुटियों को या उन क्रियाओं को समाप्त करने के लिए, मतलब त्रुटिपूर्ण क्रियाओं को खत्म करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है। एक तो इसका ये मेन उद्देश्य होता है कि बच्चे जो त्रुटियां कर रहे हैं उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा इसका है गणित से संबंधित क्रियाओं के संबंध में उचित और सही क्रियाओं का विकास करना। अब बच्चे जब बार बार त्रुटियां कर रहे हैं
और कुछ क्रियाएं वो सही भी करते हैं, मतलब कुछ सवाल हो सकता है वो गलत करें या कुछ सवाल हो सकता है सही भी करें। तो जो सही क्रियाएं कर रहे हैं, सही सवाल कर रहे हैं, उन क्रियाओं का अधिक विकास करने के लिए भी उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। गलत या त्रुटिपूर्ण क्रियाओं को समाप्त करने के लिए पहला उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य सही क्रियाओं का विकास करने के लिए। जो सही क्रिया कर रहे हैं उनका विकास भी करना है और जो त्रुटिपूर्ण क्रियाएं कर रहे हैं उनको समाप्त भी करना है। तो इन दोनों के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था शिक्षक के द्वारा की जाती है। इसके बाद तीसरा अपने पास है उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अपने पहले स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि बच्चे जो है कक्षा के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता वाले होते हैं, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। तो शिक्षक जब शिक्षण कार्य करवाता है कक्षा के अंदर, तो मानसिक रूप से विभिन्नता वाले बच्चे होने के कारण कुछ बच्चे जो है ज्ञान को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो बच्चे बिछड़ जाते हैं। उन बच्चों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए या बच्चे जो त्रुटियां करते हैं उनको दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जिनके लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता शिक्षक को समय समय पर शिक्षण करवाते समय बढ़ती है, तो अपने उनके बारे में पढ़ना है। तो उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता के अंदर एक तो पहला पॉइंट ये है कि त्रुटियों की सारणी को देखकर व्यक्तिगत और सामूहिक त्रुटियों के उपचार की योजना तैयार की जा सकती है। अब कक्षा के अंदर बच्चे जो त्रुटियां करते हैं तो उन त्रुटियों की एक व्यक्तिगत सारणी बनाई जा सकती है, मतलब कौन से बच्चे ने कौन से प्रकार की त्रुटियां ज़्यादा की हैं, कौन से बच्चे ने कौन से प्रकार की त्रुटियां कम की हैं। तो व्यक्तिगत जो सारणी बना करके उन त्रुटियों को दूर करने का अपने जो है प्रयास किया जा सकता है, तो ये इसकी एक आवश्यकता है। दूसरा है त्रुटियों को यथासंभव दूर किया जाना आवश्यक होता है, अन्यथा वे स्थायी हो सकती हैं। अगर बच्चा जो है त्रुटियां कर रहा है गणित के अंदर, अपने उनको अगर त्रुटियों को साथ साथ बच्चे को नहीं बताएंगे, उनका सुधार नहीं करेंगे, तो वो त्रुटियां बच्चे में हो सकते हैं स्थायी हो जाए, फिर उनको दूर करना जो है बहुत ही कठिन या मुश्किल हो सकता है। बच्चा जब त्रुटि करता है उसी समय उस त्रुटि को बच्चे को बता करके उस त्रुटि को आसानी से सुधारा जा सकता है। अगर अपने बच्चा त्रुटियां कर रहे हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं कि बाद में एक साथ बता देंगे, तो ऐसा करने से हो सकता है वो त्रुटियां बच्चे में स्थायी हो जाए। भविष्य के अंदर त्रुटियों को दूर करने के लिए अपने को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता समय समय पर पड़ती है। बच्चे जब भी त्रुटियां करते हैं तो तभी शिक्षक को निदानात्मक परीक्षण करके उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी पड़ती है। तीसरा है कमजोर तथा मंद बुद्धि वाले छात्रों के लिए उपचारात्मक कार्य प्रखर बुद्धि वाले छात्रों के प्रारूप से भिन्न होगा। एक तो कक्षा के अंदर अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, बुद्धि उनकी अलग अलग प्रकार की है, मानसिक रूप से अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। तो कम बुद्धि वाले बच्चे और सामान्य बुद्धि वाले बच्चे और प्रखर बुद्धि वाले मतलब उच्च बुद्धि वाले बच्चे, तीन प्रकार के बच्चे होते हैं। एक तो निम्न बुद्धि वाले, एक सामान्य बुद्धि वाले, एक उच्च बुद्धि वाले, जिसको अपने IQ टेस्ट या बुद्धि लब्धि से पता लगाते हैं। IQ टेस्ट के द्वारा पता चल जाता है अपने को भी औसत बच्चे कौन से हैं, कम बुद्धि लब्धि वाले कौन से हैं, अधिक बुद्धि लब्धि वाले या प्रखर बुद्धि वाले। जिनकी IQ के अंदर IQ टेस्ट में बुद्धि लब्धि का मान 110 से अधिक आता है वो प्रखर बुद्धि वाले माने जाते हैं, और जिनका 90 से 110 के बीच में IQ टेस्ट के अंदर मान आता है बुद्धि लब्धि का, वो सामान्य बच्चे माने जाते हैं। और जो 90 से कम IQ टेस्ट के अंदर जो जिनकी बुद्धि लब्धि आती है वो कम बुद्धि लब्धि वाले या निम्न बुद्धि लब्धि वाले बच्चे माने जाते हैं। तो कक्षा के अंदर तीनों प्रकार के बच्चे हैं, तो उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी अलग अलग प्रकार से की जानी होती है या की जानी चाहिए, क्योंकि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे जो हैं उनके लिए शिक्षण व्यवस्था अलग प्रकार की हो सकती है। उनको अगर वो किसी विषय का एक शिक्षण बिंदु के अंदर पिछड़ भी गए हैं तो उनको अपने जो है अलग प्रकार से उपचारात्मक शिक्षण दे करके उन त्रुटियों को सुधार सकते हैं। औसत के लिए अलग हो सकता है और निम्न वालों के लिए अलग हो सकते हैं। इसलिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बुद्धि लब्धि अलग अलग प्रकार के बच्चे जो है एक एक कक्षा के अंदर अपने को मिलते हैं। इसके बाद है त्रुटियों का उपयुक्त समय पर उपचार होने से वे उपयोगी बन सकते हैं। बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं किसी भी विषय के अंदर, गणित के अंदर सवालों के अंदर त्रुटियां कर रहे हैं और उनका उचित समय पर अगर उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा तो वो जो है उपयोगी हो सकता है। अगर उचित समय पर उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था नहीं की जाएगी
तो वो जो है उपयोगी नहीं होकर के बच्चों के अंदर फिर उस त्रुटियों को दूर करने के जो है उपाय बाद में अगर किए जाएंगे तो उसमें समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए उपचारात्मक शिक्षण जो है उसकी समय समय पर आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब भी बच्चा किसी प्रकार की त्रुटि करता है उसी समय उस त्रुटि को सुधारने के लिए निदान और परीक्षण करके उपचारात्मक शिक्षण की जो है व्यवस्था की जाती है। इसके बाद है गणित में अरुचि रखने वाले छात्रों की आवश्यकता और उनकी कमियों को ध्यान में न रखकर हम छात्रहीन भावना पैदा कर देते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चे जो है किसी विषय में इसके अंदर रुचि नहीं रखते हैं या किसी शिक्षण बिंदु के प्रति कुछ बच्चों की रुचि नहीं होती है। अगर शिक्षक उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण नहीं करवाता है तो बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है और बच्चे वो उस विषय के अंदर या उस शिक्षण बिंदु के अंदर और ज़्यादा पिछड़ते जाते हैं। तो शिक्षक को जब भी ऐसा लगे कि बच्चे जो है उस जो शिक्षण करवा रहा है या जिस विषय का शिक्षण करवा रहा है या जिस विषय वस्तु का शिक्षण करवा रहा है बच्चे उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, कक्षा कक्ष के सभी बच्चे या कुछ विशेष बच्चे, तो शिक्षक को उसी समय निदानात्मक परीक्षण करके पता लगाना चाहिए कारण क्या है और उसका उपचारात्मक शिक्षण जो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो बच्चे भी सामान्य कक्षा के जो दूसरे बच्चे उनके साथ बराबर ज्ञान प्राप्त कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो इसके लिए भी अपने को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा उपचारात्मक शिक्षण से जब बच्चों को उनकी त्रुटियों का ज्ञान करवा दिया जाता है तो बच्चे जो है त्रुटियों को दूर करके ज्ञान प्राप्त करते हैं और जैसे गणित के सवाल है वो सही करने लग जाते हैं तो उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है। जब आत्मविश्वास पैदा होता है तो बच्चे जो है ज्ञान के अंदर रुचि लेते हैं और वो विषय के अंदर भी रुचि लेने लगते हैं। अगर निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो बच्चे उस विषय विशेष के अंदर धीरे धीरे रुचि दिखाना कम कर देंगे और उस विषय के प्रति बच्चों की रुचि कम होने से शिक्षक ने जो विषय निर्धारित किए होंगे उनकी पूर्ति हो पाना संभव नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट है उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता के, मतलब शिक्षक को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसके बाद है उपचारात्मक शिक्षण में रखी जाने वाली सावधानी है। अब शिक्षक को कक्षा कक्ष के अंदर उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी है तो उसके दौरान उसको क्या क्या सावधानियां रखनी है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखते हुए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी है। तो पहले तो ये ध्यान में रखा जाना है कि उपचारात्मक शिक्षण से पहले निदानात्मक परीक्षण करना आवश्यक है। निदानात्मक परीक्षण के बिना उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था किया जाना संभव नहीं है। इसके अलावा कुछ सावधानियां हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। पहली है जो छात्र गणित में कमजोर है उनके लिए चार्ट हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, कोई मॉडल हो सकता है या कोई प्रयोग से संबंधित गणितीय प्रत्ययों को स्पष्ट करना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण की जो व्यवस्था की जाती है तो बच्चे जो है अगर पिछड़ गए किसी कारण से गणित के अंदर तो फिर उसके पिछड़ेपन को या उसकी त्रुटियों को दूर करने के लिए जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है, अपने शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में पहले पढ़ लिया था। 3 प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री आपको मैंने पढ़ा दी थी। एक तो दर्शन सहायक सामग्री होती है, एक श्रव्य सहायक सामग्री होती है, एक श्रव्य और दर्शन सहायक सामग्री होती है। इन तीनों शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग जो शिक्षण के दौरान शिक्षक कक्षा कक्ष के अंदर करता है। अगर शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाएगा तो शिक्षण जो है वो प्रभावी भी होगा, बच्चे उस ज्ञान को ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। तो शिक्षक को अगर बच्चे पिछड़ गए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी है तो उसमें शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना आवश्यक होता है ताकि बच्चे अच्छे से उसको समझ सकें। शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में चार्ट भी हो सकता है, कोई मॉडल भी हो सकता है, कोई रेखा चित्र भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी सहायता से शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करेगा तो बच्चे उसको अच्छे से समझ सकेंगे। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षक को करना चाहिए। दूसरा है कमजोर छात्रों का कक्षा से अलग ही वर्ग बनाया जाना चाहिए। अगर कुछ बच्चे पिछड़ गए कक्षा में कमजोर है किसी कारण से, कारण कोई भी हो सकता है उसका, अब उन बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी है तो उसके लिए अलग से वर्ग बनाना चाहिए। मतलब कक्षा के अंदर उन बच्चों को एक अलग सेक्शन के अंदर बिठा करके, क्योंकि कक्षाओं के अंदर 2-2, 3-3 सेक्शन भी हो सकते हैं, उन बच्चों को अलग कक्ष के अंदर या अलग सेक्शन के अंदर या अलग वर्ग के अंदर करके उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उन विशेष बच्चों पे फोकस किया जा सके और उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार अध्ययन करवाया जा सके। क्योंकि एक ही कक्षा के अंदर
प्रखर बुद्धि वाले बच्चे भी हैं, सामान्य वाले भी हैं, निम्न वाले भी हैं, उनको लिए समान रूप से शिक्षण व्यवस्था की जाती है। सभी बच्चों के हिसाब से शिक्षण व्यवस्था करवाना संभव नहीं होता है। इसलिए अगर बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए अलग से वर्ग बना करके उसमें उन्हीं के मानसिक स्तर के अनुकूल और उनकी जो कमजोरियां हैं उनके अनुकूल शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी अगर, तो वो बच्चे भी सामान्य बच्चों के समान अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा है, कमजोर छात्रों को अगली पंक्ति में बिठाना चाहिए। अब अगर अपने कक्षा के अंदर शिक्षण करवा रहे हैं, अपने को पता चल रहा है कि कुछ बच्चे कमजोर रह गए हैं या पिछड़ रहे हैं कक्षा के अंदर, सामान्य बच्चों के समान ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों को कक्षा के अंदर अगली पंक्ति में बिठाना चाहिए। अगर वो शिक्षक के सामने उसकी नज़रों में रहेंगे तो जो है शिक्षक उन पर ध्यान ज़्यादा दे पाएगा और बच्चे जो है ज्ञान को अच्छे से प्राप्त कर सकेंगे। तो कमज़ोर बच्चों के लिए जब उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाए तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कमज़ोर बच्चों को पहली पंक्ति या कक्षा के अंदर अगली पंक्ति में बिठाया जाना चाहिए ताकि उपचारात्मक शिक्षण अच्छे से संपन्न हो सके। इसके बाद अगला है, प्रश्नों को हल करने में छात्रों का सर्वाधिक सहयोग प्राप्त किया जाए एवं उनकी जानकारी की सहायता से आगे विकास किया जाए। अब उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की गई है, बच्चों के अंदर जो कमियां रह गई थी, त्रुटियां रह गई थी, उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं अपने। उस समय जो प्रश्न उनको हल करवाने में बच्चों का भी साथ में योगदान लेना चाहिए, मतलब बच्चों की सहभागीदारी होनी चाहिए। अब शिक्षक जब कक्षा के अंदर कोई सवाल करवाएगा या कोई प्रश्न पत्र करवाएगा, अगर बच्चों की भी इसमें सहभागीदारी होगी, बच्चों की भी सहायता लेगा शिक्षक, तो बच्चे एक तो सक्रिय रहेंगे कक्षा के अंदर और उनके ज्ञान में भी वृद्धि होगी और उपचारात्मक शिक्षण अधिक सफल होगा। अगर शिक्षक जो अकेला ही शिक्षण कार्य करवाता जा रहा है, बच्चों की सहभागीदारी नहीं है, तो बच्चे जो है धीरे धीरे जो निष्क्रिय हो जाते हैं और शिक्षण के अंदर रुचि लेना कम कर देते हैं। इसलिए कक्षा को सक्रिय रखने के लिए, बच्चों को सक्रिय रखने के लिए कार्य करवाते समय बच्चों की भी सहभागीदारी उसमें आवश्यक होती है, मतलब बच्चों को भी बीच में बच्चों का भी सहयोग लेना चाहिए। अगला है, प्रोत्साहन में कमी नहीं करनी चाहिए, छोटी छोटी गणना भी बोलकर तथा लिखित रूप से करवाई जाए। बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए प्रयोग अपने उपचारात्मक शिक्षण करवाते समय। अगर बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाएगा तो बच्चे जो है एक पुनर्बलन का कार्य होगा प्रोत्साहन उनके लिए, और बच्चे जो है रुचि भी लेंगे और ज्ञान को अच्छे से प्राप्त कर सकेंगे। और शिक्षक को गणित से संबंधित जैसे कोई गणना है, कोई सवाल है छोटे छोटे, तो उनको बोल बोल करके लिखित कार्य के अंदर भी, जैसे ब्लैक बोर्ड भी लिखना है तो भी बोल बोल करके लिखना चाहिए। गणना है, कोई सवाल है, तो बच्चे उसमें रुचि अधिक लेते हैं और बच्चों को प्रोत्साहन भी देना चाहिए समय समय में बीच में। जैसे कोई गणना से संबंधित बात बच्चों से पूछी है, उन्होंने उसका जवाब दिया, तो उनको प्रोत्साहन भी देना चाहिए। प्रोत्साहन मतलब पुनर्बलन ही हो गया एक प्रकार का, और बच्चों को जब पुनर्बलन दिया जाता है तो बच्चे जो है उस ज्ञान को ज़्यादा अच्छे से प्राप्त करते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण के अंदर प्रोत्साहन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षण विधियों में खेल तथा मनोरंजन को भी विशेष ध्यान में देना चाहिए। शिक्षक जो है कक्षा में जब शिक्षण करवाता है तो बहुत सारी शिक्षण विधियों का उपयोग करता है, क्योंकि अलग अलग विषय के हिसाब से अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधि होती है। जैसे विज्ञान को पढ़ाने के लिए अलग प्रकार की शिक्षण विधि का उपयोग किया जाता है, गणित को पढ़ाने के लिए अलग प्रकार की शिक्षण विधि होती है, सामाजिक को पढ़ाने के लिए अलग प्रकार की शिक्षण विधि का उपयोग किया जाएगा, हिंदी को पढ़ाने के लिए अलग शिक्षण विधि होती है। सभी विषयों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग शिक्षक कक्षा के अंदर करता है। तो जब आपने उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की है तो उसमें शिक्षण विधियों का भी विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षण विधियाँ एक तो विषय के अनुसार होनी चाहिए और दूसरी बच्चों के मानसिक स्तर और शारीरिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, क्योंकि छोटी क्लास के बच्चों के लिए अलग शिक्षण विधि है, बड़ी क्लास के बच्चों के लिए अलग प्रकार की शिक्षण विधि है। छोटे बच्चों के लिए जैसे खेल खेल विधि ज़्यादा उपयोग की जाती है, मॉन्टेसरी विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए कहने का मतलब उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षण विधियों को भी विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। खेल और मनोरंजन की सहायता से भी गणित के कुछ जो है सवाल हैं या कुछ प्रश्नावलियाँ उनको हल करवाया जा सकता है ताकि बच्चे जो है आसानी से उसको समझ सकते हैं। इसके अलावा अभ्यास व ज्ञानोपार्जन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि गणित ऐसा विषय जो बिना अभ्यास के अच्छे से समझ में नहीं आ सकता। शिक्षक कक्षा के अंदर जो सवाल करवाता है, जो सूत्र बच्चों को बताता है गणित के, उनसे संबंधित अभ्यास कार्य उनको
जरूर देना चाहिए। बच्चे जब अभ्यास करेंगे, सवालों को बार बार हल करके देखेंगे, कि सूत्र को अलग अलग सवालों में अप्लाई करके देखेंगे, तो ज्ञान उनके अंदर ज़्यादा स्थायी हो जाएगा और उनको अच्छे से समझ में भी आएगा। इसलिए गणित के अंदर, गणित के सभी विषयों के अंदर अभ्यास कार्य आवश्यक होना चाहिए। तो गणित के अंदर विशेष रूप से अभ्यास कार्य पर बल देना चाहिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करते समय, ताकि बच्चे जो है जो उनको ज्ञान दिया गया है वो उसका अलग अलग स्थितियों में उपयोग करके देख सके। फिर इसके बाद अगला है गणित को व्यवहारिक और प्रायोगिक बनाकर सिखाया जाए। गणित को एक व्यवहारिक बनाना चाहिए। व्यवहारिक मतलब गणित के अंदर जो गणनाएं या सवाल या जो सूत्र बताए जाते हैं, बच्चे उन गणनाओं का, उन सवालों का, उन आंकड़ों का व्यवहार के अंदर मतलब अपने दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप में कहाँ का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाती है। ठीक है, अब उसका बच्चे अपने व्यवहार में उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो बच्चों को व्यवहारिक रूप से गणित का जो ज्ञान है उसका उपयोग करना सिखाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे उसका अपने दैनिक जीवन में अच्छे से उपयोग भी कर सकें। अगर इसके अलावा गणित के अंदर जब उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाए, प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग करने से जब शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछेगा, बच्चे उसका उत्तर बताएंगे, तो एक तो बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और शिक्षक के बाद जब उनको पुनर्बलन देगा तो बच्चे जो है उस विषय के अंदर रुचि भी ज़्यादा लेने लगेंगे। इसलिए गणित के अंदर उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करते समय प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग भी आवश्यक रूप से करना चाहिए। अगला है छात्र जिस प्रकार की भूल करते हैं, मतलब त्रुटियां करते हैं, उसके लिए उसमें नहीं तथ्यों को बताना चाहिए, ताकि बच्चे वो त्रुटियों को दूर कर सकें। मतलब बच्चे अलग अलग प्रकार की त्रुटियां करते हैं। कोई बच्चा जो है जैसे लाभ आने के सवाल है उनके अंदर त्रुटियां ज़्यादा करता है। कोई बच्चा जो चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित सवालों के अंदर त्रुटियां ज़्यादा करता है। तो बच्चों की कहने का मतलब त्रुटियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो बच्चे जो अलग अलग प्रकार की त्रुटियां करते हैं, उसमें जो तथ्य होते हैं छिपे हुए, उनको बच्चों को बताना चाहिए, ताकि वो बच्चे उन त्रुटियों को दूर करके उस ज्ञान को अच्छे से प्राप्त कर सकें। इसके अलावा बच्चों को जब उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाए तो उसमें श्यामपट्ट पर भी स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए, जो पठनीय हो बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। मतलब गणित के जब सवाल शिक्षक करवा रहे हैं, कई बार शिक्षक जल्दी जल्दी लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड पे, श्यामपट्ट पे, तो बच्चों को शिक्षक ने जो शब्द लिखे हैं वो अच्छे से समझ में नहीं आ पाते हैं, जिस कारण बच्चे लिखने में भी त्रुटियां कर जाते हैं। फिर जब बच्चे उसको सवाल को घर जाके करते हैं फिर तो वो त्रुटियां धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसलिए शिक्षक को जब श्यामपट्ट पे का कार्य करवाना है तो जो शब्द लिखने हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, ताकि बच्चे उनको आसानी से पढ़ सकें और त्रुटियां कम करें। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा छात्रों को यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि वह योग्य बनाना चाहिए कि वह प्रश्नों को पढ़कर जान लें कि प्रश्न में क्या दिया गया है। गणित के अंदर अगर बच्चे को सवाल अच्छे से समझ में आ जाता है तो बच्चे उसको हल बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि गणित के अंदर सवालों की जो भाषा है, जो सवाल में क्या पूछा गया है, बच्चों को कई बार ये समझ में नहीं आता है, तो बच्चे उसका आंसर भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों को ये अच्छे से समझाना चाहिए कि सवाल के अंदर क्या पूछा गया है, ये कैसे पता चलता है और उसके लिए क्या सूत्र लगाना है। कई बार बच्चों को सूत्र आता होता है, सवाल का आंसर भी आता होता है, लेकिन उनको सवाल समझ में नहीं आता कि इसमें कौन सा सूत्र लगाया जाना है। इसलिए बच्चों को ये अच्छे से समझाना चाहिए, बार बार इसका अभ्यास कराना चाहिए कि कैसे पता किया जाता है कि सवाल में क्या पूछा गया है, कौन सा सूत्र लगाया जाएगा। तो उपचारात्मक शिक्षण में इस चीज़ का बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। फिर शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों के आत्मविश्वास जगाएं। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये सबसे जो है ज़रूरी है। बच्चों में आत्मविश्वास होगा कि मुझे ये सवाल आता है या मुझे इसका आंसर आता है, मैं ये कर सकता हूँ, तो बच्चा उसको अच्छे से कर सकेगा। अगर बच्चे में आत्मविश्वास की कमी है तो बच्चे को सवाल आते हुए भी उसको गलत कर सकते हैं। ये हो सकता है कि बच्चा जो है कक्षा के अंदर जब क्वेश्चन पेपर करने जा रहा है तो वो जो है उसको जितना भी उसने सीखा वो भूल जाए। आत्मविश्वास की कमी के कारण बच्चे भूल भी जाते हैं और त्रुटियाँ भी ज़्यादा करते हैं। इसलिए शिक्षक को बच्चों में आत्मविश्वास को जगाना चाहिए। तो ये अपना उपचारात्मक शिक्षण था। इसमें इतनी चीज़ें मैंने बता दी, आपको ध्यान में रखनी है। तो उपचारात्मक शिक्षण अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आपने इसका भाषा बता देनी है, फिर उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य बता देने, ऑब्जेक्ट आपको जो 2 बताए मैंने, फिर उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है शिक्षक को, इसके अंदर जो पॉइंट बताए वो आप कर दोगे। फिर उपचारात्मक शिक्षण में रखी जाने वाली सावधानियाँ, ठीक है।
कंप्लीट अपना। तो अब आपको मैंने 3 करा दिए, एक तो उपलब्धि परीक्षण करा दिया, अचीवमेंट टेस्ट, उसके बाद दूसरा मैंने आपको करा दिया निदानात्मक परीक्षण, ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसको अपने कहते हैं, और तीसरा अपने पढ़ लिया उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। ये तीनों आप अच्छे से कर लेना, इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में आता है, बीएड के अंदर लगभग पूछा जाता है हर बार, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। अगर आपको कुछ समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। कल अपने नया टॉपिक शुरू करेंगे, आज के लिए इतने, थैंक यू।